टर्की ने ऐसा कौन सा स्टेप उठाया है जिसका इंतजार भारत की एजेंसीज पिछले 10 साल से कर रही थी? रशिया के साथ ट्रेड को लेकर भारत की सरकार ने कौन सी आरटीआई को रिजेक्ट कर दिया है? और नेपाल से संबंधित कौन सी न्यूज निकल कर आ रही है? इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स के ऊपर एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और रशिया के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरटीआई फाइल करके भारत सरकार से ये पूछा कि भारत के अंदर जितनी भी तमाम अलग अलग ऑयल कंपनीज हैं, उन्होंने रशिया से कितना क्रूड ऑयल परचेज किया है और कंट्री वाइज क्या डेटा है। आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 ये एक ऐसा कानून है जिसके थ्रू कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांग सकता है ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे। और बस इसी एक्ट का इस्तेमाल करके आरटीआई एक्टिविस्ट ने सरकार से डिटेल इन्फॉर्मेशन मांगी कि भारत की कौन सी ऑयल कंपनी ने रशिया से कितने क्वांटिटी में कितना ऑयल परचेज किया है और उसके लिए कितने पे किए हैं, यानी क्या पेमेंट की है। आरटीआई में जून 2022 से लेकर जून 2025 तक की डिटेल्स मांगी गई थी और स्पेसिफिकली नाम लेकर पूछा गया कि इस दौरान भारत ने टोटल रशिया से जितना क्रूड ऑयल परचेज किया है वो भी बताया जाए। अब ये टाइमलाइन यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद की है और जो भारत की अलग अलग रिफाइनरीज हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा, इन सब ने अलग अलग कितनी क्वांटिटी में रशियन ऑयल परचेज किया गया है ये भी इस आरटीआई में पूछा गया था, यानी कि इस डेटा को भी एक्सेस करने की कोशिश की गई। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने आरटीआई के तहत ये जानकारी देने से इनकार कर दिया है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल जो ऑयल मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उसने जवाब में कहा है कि कंपनी वाइज और कंट्री वाइज डेटा अपने आप में कमर्शियल और कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है जो कि सेक्शन 81 D&D के अंडर पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। इसलिए हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी और कौन सी कंट्री से भारत ने कितना ऑयल परचेज किया है और भारत की कंपनीज ने रशियन ऑयल किस क्वांटिटी में परचेज किया है। जबकि जो भारत के टोटल इंपोर्ट का डेटा है वो वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर दिया गया है और वहां से जानकारी ली जा सकती है। अब ये जानकारी ना मिलने के ऊपर आरटीआई एप्लीकेंट ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में भी एक अपील की, लेकिन सीआईसी ने भी सरकार का समर्थन करते हुए बोला कि ये डेटा भारत के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। इस डेटा को पब्लिक करना देश के हित में बिल्कुल नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए आरटीआई के जवाब में हम ये कॉन्फिडेंशियल डेटा रिलीज नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहना है सरकार का, यानी कि सरकारी डिपार्टमेंट्स का। अब ये जानना इंपॉर्टेंट है कि भारत की सरकार आखिरकार ये क्यों नहीं बता रही है कि भारत ने कंट्री वाइज कौन कौन सी कंट्री से कितना क्रूड ऑयल परचेज किया है और भारत की कौन सी कंपनी ने कितना रशियन ऑयल परचेज किया है और उसके लिए कितनी कीमत पे की गई है। अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है प्राइस नेगोशिएशंस का। सभी ऑयल कंपनीज की नेगोशिएटिंग पावर अलग होती है, इसलिए सबको अलग अलग प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल मिलता है। डेटा रिलीज करने से ये एज खत्म हो सकता है। ये जो डेटा आरटीआई से रिवील होगा, अगर ये पब्लिक होने के बाद यही डेटा फॉरेन कंट्रीज के स्टेक होल्डर्स के पास पहुंचता है तो फिर वो रशिया या फिर भारत के ऑयल कंपनीज को नेगोशिएशंस में ब्लैकमेल कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा एंगल है अमेरिका के सैंक्शंस का, यानी कि अमेरिकन प्रतिबंधों का। रशियन ऑयल के ऊपर तो खैर स्टार्टिंग में कोई भी सैंक्शंस नहीं थे, लेकिन प्राइस कैप जरूर थी। अमेरिका और G7 कंट्रीज ने आपस में मिलकर रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगाई थी और कहा था कि इसके ऊपर की पेमेंट नहीं करनी है। अगर डेटा से रिवील हुआ कि भारत ने प्राइस कैप फॉलो नहीं किया है तो फिर अमेरिका भारत की ऑयल कंपनीज के ऊपर सैंक्शन अनाउंस कर सकता है। खास बात यह है कि भारत ने आज ये डेटा देने से इनकार कर दिया है, लेकिन पिछले महीने मार्च में रशिया की गवर्नमेंट ने भी सेम इसी तरह से एक अनाउंसमेंट की थी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर उस आर्टिकल का भी स्क्रीनशॉट है। पिछले महीने रशिया ने भी अनाउंस किया था कि वो भी भारत के साथ होने वाले ऑयल एंड गैस ट्रेड का डेटा पब्लिक में साझा नहीं करेंगे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दमित्री पेस्कोव ने उस समय कहा था कि कई सारे इल विशर्स यानी कि बुरा चाहने वाले लोगों की नजर इस डेटा के ऊपर है जो हमारा बुरा चाहते हैं, इसलिए एग्जैक्ट नंबर्स हम नहीं बताएंगे। कहने का मतलब है कि इस जानकारी के दो सोर्सेस थे, एक रशिया जिसने भारत की ऑयल कंपनीज को तेल बेचा है और दूसरा भारत सरकार जिसके पास भारत की तेल कंपनियों का सारा डेटा है, और दोनों ने अपना डेटा पब्लिक करने से इनकार कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है मिडिल ईस्ट से। भारत के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 28 फरवरी को ईरान वॉर स्टार्ट होने के बाद मिडिल ईस्ट के तमाम देशों से भारत वापस आने वाले लोगों की संख्या अब 12,96,000 तक पहुंच गई है, यानी ऑलमोस्ट 13 लाख लोग मिडिल ईस्ट से यानी कि गल्फ देशों से वापस भारत आ गए हैं। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यूएई, सऊदी अरेबिया और तमाम गल्फ कंट्रीज ने लिमिटेड फ्लाइट्स के साथ अपने एयरपोर्ट्स वापस से स्टार्ट कर दिए हैं और तकरीबन 110 फ्लाइट्स मिडिल ईस्ट की गल्फ कंट्री से डेली भारत आ रही हैं। इससे पहले 10 से 15 फ्लाइट्स मिडिल ईस्ट से भारत की तरफ चलाई जा रही थी, लेकिन अब 110 फ्लाइट्स गल्फ कंट्री से डेली वापस भारत आ रही हैं।
इसका मतलब है कि मिडिल ईस्ट से भारत वापस आने वाले लोगों की संख्या और भी तेजी से आगे बढ़ने वाली है। गल्फ कंट्रीज में भारत के 90 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 13 लाख अभी तक वापस आ गए हैं। अगर ये संख्या 20 से 25 लाख के ऊपर भी जाकर रुकती है तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में वर्कर्स, प्रोफेशनल्स और लेबरर्स की बहुत ही बड़ी शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि गल्फ कंट्रीज की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली इमेज पूरी दुनिया में डेवलप्ड हो गई थी, जिसकी वजह से कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने हेडक्वार्टर्स गल्फ कंट्रीज में शिफ्ट कर रही थी, क्या ईरान वॉर के बाद भी ये सारी चीजें सेम रहेंगी या फिर अब मिडिल ईस्ट की गल्फ कंट्रीज का बुरा दौर, इनका डाउनफॉल स्टार्ट होने वाला है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और टर्की को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत में वांटेड सबसे बड़े ड्रग माफिया में से एक सलीम डोला को टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस यूनिट ने अरेस्ट करके हिरासत में ले लिया है। सलीम डोला के खिलाफ भारत में 8 से 10 NDPS केसेस यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के केसेस हैं। इसके लिंक्स दाऊद इब्राहिम के साथ भी हैं और ये साल 2014-15 में भारत से फरार हो गया था। उसके बाद से ये फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर UAE में रह रहा था, मिडिल ईस्ट के देशों में मूव करता था और फेक आइडेंटिटी के ऊपर टर्की भी जाता था। ऐसा नहीं है कि भारत से फरार होने के बाद इसने भारत में ड्रग्स भेजना बिल्कुल बंद कर दिया था। ये लगातार भारत में ड्रग्स भेजा करता था। कई बार ड्रग्स के कंसाइनमेंट पकड़े गए तो उसके पीछे सलीम डोला एंड इसके बेटे ताहिर डोला का ही नाम सामने आता था। इसके बेटे को तो UAE ने पिछले साल अरेस्ट करके 2025 में ही डिपोर्ट करके भारत को दे दिया था, लेकिन ये सलीम डोला भारतीय एजेंसीज के हाथ नहीं लग रहा था। साल 2024 में ही भारत की एजेंसीज ने इसके खिलाफ इंटरपोल का एक रेड कॉर्नर नोटिस ले लिया था, लेकिन ये आज तक फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर टर्की में जाकर वहां पर छुपा हुआ था और अब जाकर टर्की के इस्तांबुल में ये अरेस्ट हुआ है। टर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और लोकल पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन किया था और बताया जा रहा है कि ये टर्की में भी वहां पर फेक UAE के ID कार्ड इस्तेमाल कर रहा था, यानी कि इसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर अपने आप को UAE का नागरिक बताया था। UAE के पासपोर्ट के ऊपर ये मिडिल ईस्ट के अरब देशों और टर्की में वहां पर प्रेजेंट था, जबकि मुंबई के डोंगरी एरिया से बिलोंग करता है और इसकी उम्र 60 साल की है, जिसमें से 50 साल तो ये मुंबई में रहा है। सलीम डोला के बारे में कहा जाता है कि इसने दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स नेटवर्क को भारत के साथ साथ मिडिल ईस्ट और टर्की तक एक्सपैंड किया है। वहां भी ये सिंथेटिक पार्टी ड्रग्स का एक बहुत ही बड़ा सप्लायर बन गया था, इसलिए टर्की की एजेंसीज ने इसके ऊपर कार्रवाई की है और इसके खिलाफ एक्शन लिया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टर्की इसके ऊपर आगे क्या एक्शन लेता है, क्योंकि सलीम डोला एक इंडियन नेशनल है, लेकिन भारत और टर्की के बीच कोई भी एक्सट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं हुई है। इंटरपोल के माध्यम से टर्की सलीम डोला को भारत को सौंप सकता है, लेकिन उस चीज के लिए हम टर्की को बाध्य कर नहीं सकते हैं। और जिस लेवल के सलीम डोला और दाऊद इब्राहिम के बीच में लिंक्स हैं, उसको देखकर मुश्किल लगता है कि टर्की इसको भारत को सौंपे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सामने से पाकिस्तान भी नाराज हो सकता है, जिसने दाऊद इब्राहिम को पनाह दी हुई है। अगर टर्की ने सलीम डोला को UAE को एक्स्ट्राडाइट कर दिया तो UAE जरूर इसको भारत को सौंप देगा, क्योंकि UAE के साथ भारत के काफी अच्छे रिलेशंस हैं और UAE ने पिछले साल सलीम डोला के बेटे ताहिर डोला को भी भारत को एक्स्ट्राडाइट करके भेज दिया था। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत की एजेंसीज ने सलीम डोला की कस्टडी के लिए टर्की को कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टर्की इस केस के ऊपर अगला स्टेप क्या उठाता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और नेपाल को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने नेपाल की नई सरकार के साथ एंगेजमेंट्स को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सर की विजिट को प्रपोज किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में नेपाल की एम्बेसी को कांटेक्ट करके जानकारी दी है कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सर 11 से 12 मई 2 दिन के नेपाल दौरे के ऊपर जाना चाहते हैं, ताकि नेपाल की नई गवर्नमेंट के साथ एंगेज कर सकें। प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग नेपाल इन्विटेशन भेजेगा, उसके बाद ही विक्रम मिश्री सर नेपाल जा सकते हैं। इसलिए अभी नेपाल की नई गवर्नमेंट का क्या फैसला होता है वो देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत सरकार नेपाल गवर्नमेंट के कुछ फैसलों से संतुष्ट नहीं है। रिसेंटली जो नेपाल की नई गवर्नमेंट ने भारत से सामान लाने के ऊपर एक्साइज ड्यूटी अनाउंस की है, उसके ऊपर भी भारत सरकार थोड़ा सा नाराज है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सर विदेश मंत्रालय में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर के बाद सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। ऐसे में भारत अपने फॉरेन सेक्रेटरी को नेपाल भेजकर ये समझना चाहता है कि नेपाल की जो नई गवर्नमेंट है उसकी क्या प्रायोरिटीज हैं और वो क्या चाहती है। एटलीस्ट ये भारत को पता चल जाए और फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे का रोड मैप तैयार करें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। धुरंधर मूवी का सीन एक बार फिर से पाकिस्तान में रिक्रिएट हो गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अननोन गनमैन्स ने टॉप लश्कर कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा रीजन में पिछले कल देर शाम को 72 उरों के पास पहुंचा दिया है।
इसका इलाज करने के लिए हॉस्पिटल भी लिया गया था, लेकिन इसका पहले ही काम तमाम हो गया था। शेख यूसुफ के बारे में कहा जाता है कि यह लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद का करीबी था, जिसने भारत में मुंबई हमला करवाया था और जिहाद के नाम पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद करने के लिए ये लड़के सप्लाई करता था, यानी कि एक तरह से रिक्रूटमेंट करता था। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अननोन गनमैन्स को पकड़ने के लिए एरिया को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन भी लॉन्च किया था, लेकिन अब 24 घंटे होने वाले हैं और सस्पेक्ट्स का एक भी सबूत हाथ नहीं लगा है और अननोन गनमैन फिर से फरार हो गए हैं। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीजों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूअर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।